स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात करते हैं आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है सेल, कोशिका। देखो सेल की बात करें तो सेल क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उन सभी की एक बेसिक यूनिट होती है, उनके जीवन की एक बेसिक यूनिट है। अब देखो अलग अलग वैज्ञानिक जो है, अलग अलग प्रकार के टीचर है, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक है, सबने क्या कहा है, कुछ ने किस प्रकार से डिफाइन किया है सेल को, कुछ वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से डिफाइन किया है। देखो मोस्टली वैज्ञानिकों की बात करें तो अपन सेल के जो बेसिक कैरेक्टर जो जाने जाते हैं, उन बेसिक कैरेक्टरों की बात करें तो देखो जो सेल है वो सेल एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है स्ट्रक्चर, एक होती है फंक्शनल, एक होती है बेसिक और एक होती है जेनेटिक। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, उन सभी की मानी जाती है स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, और बेसिक मतलब बेसिक आधारभूत, जिसको अपन नाम दे देंगे जेनेटिक मतलब आनुवंशिक। तो जो भी जीव है, स्ट्रक्चर तो इसलिए बोल दिया इसको क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, सभी का जो संरचना है, उनका जो शरीर वगैरह है, उस शरीर का जो निर्माण है वो एक किससे हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है। दूसरी बात करें फंक्शनल का मतलब है क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब अपने शरीर के सभी कार्य हैं, चाहे वो चलना हो, फिरना हो, घूमना हो, खाना हो, पीना हो, बैठना हो, देखना हो, सभी कोई ना किसी ना किसी प्रकार के अंग के द्वारा प्रतिपादित होंगे। और जो अंग है, अंग का निर्माण भी किससे हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, फंक्शनल नाम दे रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार बेसिक भी कहा जाता है क्योंकि शरीर का मूलभूत जो ढांचा है, शरीर का जो तंत्र है, उस तंत्र का निर्माण ही किससे हो रहा है, एक सेल से हो रहा है, इसलिए इसको बेसिक बोल देते हैं। दूसरी अगली जो पॉइंट है वो होता है इसको जेनेटिक, और जेनेटिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक का मतलब होता है आनुवंशिक, और आनुवंशिक कैरेक्टर कौन से होंगे, जो एक जीव से दूसरे जीव के अंतर्गत क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, परिवहन होगा। अर्थात जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो किसी भी माता पिता से, जो उसकी डॉटर सेल होगी, पुत्री कोशिका होगी, उस पुत्री कोशिका के अंतर्गत जो भी जेनेटिक लक्षण है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो लाने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक सेल के द्वारा। जैसे अपन बात करें एक की बात करें, इसी प्रकार एक आता है स्पर्म, एक का मतलब अंडाणु, स्पर्म का मतलब शुक्राणु। जब इन दोनों का एक दूसरे के साथ संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इनका निषेचन होता है, तो निषेचन के पश्चात बेसिकली किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। और जाइगोट जो है वो एक 2n स्ट्रक्चर है, 2n क्या है, स्ट्रक्चर है, संरचना है। और ये कैसी है, एक क्या है, सेल। तो ये जाइगोट भी एक सेल है, और जाइगोट ही क्या कर रही है, जेनेटिक लक्षणों को, एग और स्पर्म किसमें है, माता पिता से, और जाइगोट से किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस माता पिता से इस एम्ब्रियो के अंतर्गत लक्षणों का लाने का कार्य कौन किसका हो रहा, स्पर्म का रहा, एग का रहा, और ये दोनों ही एक क्या है, सेल है। तो जीवन की जो उत्पत्ति है वो एक किससे मानी जाती है, कोशिका से, एक सिंगल कोशिका से जीवन की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति। तो ये तो हो जाती है देखो किसी भी सेल की बेसिक बात, ये तो हो जाती है सामान्य की सेल होती क्या है और किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीव का क्या करती है, विकास। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं उसके पश्चात सेल के जो भी डिस्कवरी वगैरह है, उसकी ओरिजिन की किस प्रकार से किन वैज्ञानिकों ने इसकी क्या की है, उत्पत्ति खोज वगैरह के बारे में प्रतिपादित किया है। एक आते हैं रॉबर्ट, जो अपन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका की देखो डिस्कवरी की बात करें सर्वप्रथम तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, जो कोर्क था, उस कोर्क एक समान संरचना होती है कोर्क, इस कोर्क की संरचना में इन्होंने जब इसकी मतलब अध्ययन वगैरह करते हैं कोर्क का, तो इन्होंने हनी पीसीज यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने एक विशिष्ट संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते की, मतलब इस प्रकार से संरचना की अगर बात करें तो इस प्रकार से मधुमक्खी की छत्ते की संरचना होती है कोष्ठकों के रूप में, और ये अनेक कोष्ठकों के रूप में इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की संरचना देखी, और इस संरचना को इन्होंने कोशिका कहा। क्या कहा, कोशिका। यानी हालांकि कोशिका नाम की अगर बात करें अपन तो कोशिका नाम तो देखो वैज्ञानिक आते हैं हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया है कोशिका नाम,
लेकिन कोशिका की खोज का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने 1665 के अंतर्गत कोर्क के अंतर्गत हेनेफिसिस मधुमक्खी के समान छत्ते की जो संरचना देखी, उन्होंने इसको सेलुला या कोशिका कहा, ठीक है, सॉरी सेलुलेज इसको कहा। अब देखो ये जो कोशिका खोजी गई जो सर्वप्रथम 1665 में, वो एक कैसी सेल है, ठीक है। चलो ये तो हो जाती है एक मर्द कोशिका। अब देखो अपन बात करते हैं जीवित कोशिका, लिविंग सेल। और लिविंग सेल की अगर बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहोक नामक, किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहोक नामक वैज्ञानिक को, जो भी लिविंग सेल है जीवित कोशिका है उसको खोज का श्रेय जाता है। किस प्रकार से इन्होंने खोज की, जिसकी अपन बात करते हैं कि इन्होंने क्या करा था या क्या कहा था, इन्होंने सर्वप्रथम देखो एक जो तालाब वगैरह है उसके पानी के अंतर्गत रिवर्स वगैरह है, इनके पानी जो भी इनका गंदा पानी है, वेस्टेज जल वगैरह होता है, उस वेस्टेज जल में साथ ही जो दांत है, जो भी हुमन के दांत वगैरह है, उस हुमन के दांतों के ऊपर इन्होंने एक जो सामान्य बेसिक अपन बोलते हैं छोटी सी जैसे काईनुमा संरचना आ जाती है, उस काईनुमा संरचना के अंतर्गत इन्होंने जब तालाब के पानी का और दांतों पर पाई जाने वाली उस काईनुमा संरचना का इन्होंने खुद के द्वारा बनाई गई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जब माइक्रोस्कोपी के द्वारा जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक छोटी छोटी सूक्ष्म इसमें क्या पाई जा रही थी, संरचना, और छोटी छोटी सूक्ष्म संरचना का इन्होंने खोज की किसके रूप में, एक लिविंग सेल के रूप में, जीवित कोशिका। और जो खोजी गई कोशिका थी वो एक क्या थी, बैक्टीरिया। इसीलिए अपन जो कोलगेट वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो दांतों के ऊपर जो आवरण है, जो भी काई वगैरह हो जाती है, वो एक क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो खोजी गई दांतों के ऊपर जो संरचना थी वो क्या थी, बैक्टीरिया। और इसको इन्होंने नाम दिया था, जो सर्वप्रथम ये जो कोशिका लिविंग खोजी थी, इसको नाम दिया गया एनिमल क्यूर। क्या नाम दिया गया, एनिमल क्यूर। क्यों एनिमल क्यूर नाम क्यों देते हैं, क्यों दिया, क्योंकि दांतों के ऊपर सबसे बाहर का जो आवरण है, सफेद जो चमकीला आवरण है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है, वो क्या है, एनिमल। दांतों के ऊपर जो चमकीला जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन एनिमल, और एनिमल के आधार पर इसको नाम दे दिया गया क्या, एनिमल क्यूर। तो इस प्रकार से एक लिविंग सेल की क्या हो जाती है, खोज। तो ये तो हो जाती है अपनी देखो किसी भी सेल के खोज के बारे में बेसिक बात। चलो इसके पश्चात अपन बात करते हैं कि जो सेल है वो किस प्रकार से जीवों में किस प्रकार से कौन कौन सी सेल वगैरह प्रेजेंट होती है। चलो अपन बात करते हैं। अब देखो सेल जो है, इस सेल को नंबर के बेसिस पर, नंबर के आधार पर अलग अलग भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बेसिकली तो देखो इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो आती है यूनिसेलुलर और एक आती है मल्टीसेलुलर। एक तो आती है यूनिसेलुलर, एक आती है मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब केवल सिंगल पार्ट, यूनि का मतलब क्या हो जाएगा, केवल सिंगल पार्ट। और मल्टी का मतलब मल्टीपल कॉपीज में, यानी कि बहुत सारे के क्या होंगे, छोटे छोटे खंडों के रूप में प्रेजेंट होंगी। तो यूनिसेलुलर जो है इसमें क्या होती है, इसको अपन सामान्य भाषा में बोल देते हैं एक कोशिकी। एक कोशिकी या यूनिसेलुलर ये क्या होगी, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर के अंतर्गत क्या होगी, जो भी उनके जो शरीर वगैरह है उनमें केवल ओनली एक ही सेल प्रेजेंट होगी, अर्थात उनकी जब ओरिजिन होगा, जब उन कोई भी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति से लेकर जब उनकी डेट होगी, जब वो मतलब खत्म हो जाएंगे, तब तक उनके शरीर में केवल क्या रहेगी, एक ही कोशिका। अर्थात जन्म के उपरांत मरण प्रांत तब तक उसके शरीर में एक ही सेल रहती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर की देखो एग्जांपल की अपन बात करें तो एक आता है अपना माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा अपन बात की माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी अपना क्या है, यूनिसेलुलर। इसके अलावा जैसे आता है अमीबा, अमीबा भी एक कैसा जीव होता है, यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय होता है। तो इस प्रकार से काफी प्रकार के जो जीव है वो एनवायरनमेंट में अपनी जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को यूनिसेलुलर रूप में क्या कर रहे हैं, एक तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लाइफ साइकिल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो जाते हैं यूनिसेलुलर।
उसके पश्चात अपन बात करते हैं किसकी, मल्टी सेलुलर। और देखो मल्टी सेलुलर की अगर बात करें, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे खंडों के रूप में, कॉपीज के रूप में। अर्थात सामान्य भाषा में बात करें तो वे ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु जिनमें जो सेल होती है वो सेल क्या होती है, मल्टीपल रूप में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनको बहुकोशिकीय बोला जाता है। तो वो कैसे होती है, मल्टी सेलुलर, यानी कि जिनके शरीर के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नंबर में क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर दर्शाते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में बात करें जितने भी क्या है, हायर प्लांट है, जो भी हायर प्लांट्स हैं उनमें सामान्यतः मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होती है। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन वगैरह है, मानव वगैरह है, तो इन सभी के अंतर्गत कितने सामान्यतः बहुत अधिक मात्रा में सेल है, अर्थात कैसे जीव हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट आता है सेल का, सेल की क्या होती है, जब भी अपन सेल की क्या करते हैं, स्टडी यानी कि सेल का जो अध्ययन करेंगे तो वो जो सेल के बारे में स्टडी करने की जो प्रोसेस है, उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी साइटोलॉजी। क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। किसी भी जो भी सेल वगैरह है उस सेल के बारे में जानना, उसके बारे में जो भी चर्चा है, जो भी किस प्रकार से उसकी ओरिजिन, उत्पत्ति, विकास वगैरह के बारे में जो भी अपन प्रोसेस का एक अध्ययन करते हैं, डाटाबेस करते हैं, वो डाटाबेस स्टडी आपकी कहलाती है साइटोलॉजी, ठीक है। चलो ये हो जाते हैं आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखो जीव अपन किसे कहेंगे भाई, ऑर्गेनिज्म अपन किसे कहते हैं, जिसके शरीर में क्या, सेल। भाई जिनके शरीर में सेल होती है उसी को अपन क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, जीव जंतु कह देते हैं। बट एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे भी क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऐसे भी कुछ जीव है जिनके शरीर में सेल भी नहीं है, उनको अपन क्या कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं। जैसे बात करें वायरस की बात करें, वायरस एक प्रकार का जीव है बट इसके शरीर में एक भी सेल प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इसको अपन क्या कह रहे हैं भाई, जीव कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। क्यों इसको इसलिए बोला जाता है वायरस को ऑर्गेनिज्म कि जब ये एनवायरनमेंट में रहता है, एनवायरनमेंट का मतलब है वातावरण में, किसी भी मान लो कोई टेबल वगैरह पे है या अन्य किसी भी मिट्टी वगैरह पे प्रेजेंट है, अन्य किसी भी मान लो कोई भी पार्ट वगैरह है, दीवार वगैरह है, कहीं पर भी जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है वहां पर तो रहता है ये इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट जैसे ये किसी होस्ट सेल के संपर्क में आता है, किसी प्रपोसी सेल के संपर्क में आता है, तो उस सेल से उसका जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, उस जेनेटिक मटेरियल को ग्रहण करके ये किसका कार्य करने लग जाता है, लिविंग, किसकी बातें व्यवहार करने लग जाता है, लिविंग मतलब सजीव की बातें। इसलिए तो अपन वायरस जो वगैरह है, वायरस को अपन कह देते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या कह देते हैं, योजकड़ी कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये निर्जीव भी है, किसी भी सेल के अगर बाहर रहेगा, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेगा तब तो ये कैसा रहता है, निर्जीव। बट जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है कि ये किसकी बातें व्यवहार करने लग जाता है, एक लिविंग की बातें, सजीव की बातें क्या करने लग जाता है, जीव की बातें व्यवहार। तो देखो इस प्रकार से ये हो जाते हैं सामान्य भाषा। अब देखो ये जो कोशिका है, इस कोशिका के बारे में एक आता है कोशिका सिद्धांत, जिसे सामान्यतः अपन सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सन 1938 और 39 के अंतर्गत दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे स्लाइडेन और एक थे स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1838 और 39 के अंतर्गत सेल थ्योरी प्रतिपादित की, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये जो स्लाइडेन थे ये तो थे देखो बॉटनिस्ट, ये तो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, अर्थात पादपों के ऊपर कार्य करते थे। और ये थे जूलॉजिस्ट, ये थे जंतु वैज्ञानिक, ये थे पादप वैज्ञानिक। इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने, इन्होंने जंतुओं पर अध्ययन किया, इन्होंने पादपों पर, और दोनों पर अध्ययन करके इन्होंने बताया कि कोई भी जीव होगा उस जीव के अंतर्गत एक क्या होगी, कोशिका। भाई अपन जीव उसी को कहेंगे जिसके शरीर में क्या होगी, कोशिका होगी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर कोशिका होगी तो फिर कोशिका के अंतर्गत क्या होगा,
न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, ये कहते हुए इन्होंने क्या कर दी, सेल थ्योरी प्रतिपादित कर दी, कोशिका सिद्धांत। भाई कोई भी जीव होगा तो जीव भी उसी को कहेंगे, ऑर्गेनिज्म उसी को कहेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, सेल प्रेजेंट होगी, और सेल भी वही होगी जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, केंद्र क्या होगा, प्रेजेंट। लेकिन जब इनके सिद्धांत के ऊपर बाद में अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन करते हैं, तो इनके जो भी इनका सिद्धांत था उसमें कुछ एक्सेप्शन, अपवाद वगैरह देखने को इनको मिलते हैं। जैसे बात करें वायरस, वायरस को अपन कहते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव कहते हैं, जबकि वायरस के शरीर में एक भी क्या प्रेजेंट नहीं होती, सेल। अर्थात ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एकोशिकीय है, फिर भी इसको अपन क्या कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आरबीसी की बात करें, मानव की परिपक्व आरबीसी के अंतर्गत सामान्यतः केंद्रक वगैरह क्या होता है, एब्सेंट है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं वगैरह होती है उनमें भी बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस वगैरह है वो क्या होता है, एब्सेंट, जबकि ये दोनों ही एक प्रकार की क्या है, सेल है। तो इस प्रकार से इसके कुछ अपवाद होने के कारण ये जो आपकी सेल थ्योरी है उसी का सिद्धांत है जो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1838-39 में जो प्रतिपादित की गई थी वो वहीं पर क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। इसके अलावा देखो इन्होंने ना ये बता पाए कि जैसे एक सेल होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो एक सेल से हुई है, बट उसकी जो मृत्यु उपरांत उसके शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं बन जाती है, तो उस कोशिकाओं का फॉर्मेशन, जो निर्माण वगैरह है, वो किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो इनका जो मत था, इस मत का भी क्या नहीं कर पाए, प्रतिपादन नहीं कर पाए। इस कारण ये आपकी जो सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी क्या हो जाती है, अमान्य फ्लॉप हो जाती है, यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त। और इसमें बाद में संशोधन करते हुए एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने लाया मॉडर्न सेल थ्योरी, इन्होंने प्रतिपादित की मॉडर्न सेल थ्योरी, और मॉडर्न सेल थ्योरी आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया इन्होंने, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत देते हैं ये सन 1855। अब देंगे सन 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी प्रतिपादित करते हुए इन्होंने ये कहा कि सामान्यतः, इन्होंने कहा कि किस प्रकार से सामान्यतः जो सेल होगी इस सेल के अंतर्गत होता है डिवीजन, क्या होगा, डिवीजन। सेल में किसकी क्षमता पाई जाएगी, डिवीजन, विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, और विभाजन की क्षमता होने के कारण लगातार कोशिकाएं क्या होगी, जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है, और डिवाइड होते होते लगातार डॉटर सेल का निर्माण करती है। फिर पेरेंट जो सेल है उस पेरेंट सेल से लगातार 1 से 2 डॉटर सेल बनती है, और इस प्रकार से लगातार इनके डिवाइडेशन होने से लाखों करोड़ों का कोशिकाओं का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो सेल थ्योरी थी उस सेल थ्योरी की जो कमियां थी उनको जो दूर करते हुए आधुनिक मॉडर्न सेल थ्योरी देते हैं, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सेलुला ई सेलुला मतलब कोशिका वगैरह की जो उत्पत्ति है, फॉर्मेशन है, वो सामान्यतः किसके माध्यम से हो रहा है, एक डिवीजन के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आ जाती है अपनी बेसिकली सेल के बारे में मॉडर्न सेल थ्योरी। अब देखो ये तो हो जाती है बेसिकली सेल के बारे में जो भी सामान्य अपने जो करेक्टर वगैरह है, सामान्य उसके बेसिक जो करेक्टर होंगे उस बेसिक करेक्टरों की अपन ने बात की। अब देखो कोशिका जो होती है, कोशिका में देखो मुख्य जो घटक होता है किसी भी कोशिका का, जिसको अपन ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क जिसे कहते हैं, वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है उसका न्यूक्लियस की देखो खोज जो है वो सन 1831 में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज सन 1831 में। इस न्यूक्लियस के आधार पर ये जो सेल वगैरह है, इन सेल को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आती है देखो प्रोकैरियोटिक सेल, और एक आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल तो वो सेल होंगी जिन सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस जो है, जो भी न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये सेल, इस सेल के अंतर्गत क्या होगा,
न्यूक्लियस का होगा मध्य पार्ट में, लेकिन इस सेल में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा उस न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा, बट इस मटेरियल के ऊपर बाहर का जो आवरण है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है, केंद्रक झिल्ली जो है, वो केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। तो जो सेल, जिस भी सेल के अंतर्गत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वो सेल कहलाती है कौन सी सेल, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गन्स का मतलब जो भी कोशिका के मुख्य कोशिका होंगे, जैसे गोल्जिकाए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, लाइसोसोम वगैरह, सभी प्रकार के जो सेल ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। उदाहरण की बात करें तो जो भी बैक्टीरिया सेल वगैरह है वो एक प्रकार की कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, वे सेल जिनमें ये जो आपका न्यूक्लियस है वो एक फुल विकसित प्रकार का, एक डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ ही न्यूक्लियस में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ऐसी सेल आपकी कौन सी कहलाएगी, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो सेल है वो पाई जाती है सभी विकसित प्रकार के जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, हायर प्लांट हो गए, हायर एनिमल्स हो गए, ह्यूमन वगैरह हो गए, उन सभी के अंतर्गत मोस्टली कैसी सेल पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा देखो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सभी प्रकार के जो सेल ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल ऑर्गन्स वगैरह है, ऑर्गन्स जैसे गोल्जिकाए वगैरह, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम वगैरह, सभी सेल ऑर्गन्स क्या होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक हो जाती है अपनी सेल के बारे में। बाकी जो इसके संबंधित जो भी अपने जो टॉपिक वगैरह है, जो भी इससे बनने वाले क्वेश्चन वगैरह है, उसकी अपन चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट जो भी वीडियो वगैरह होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सभी बातें करेंगे। थैंक यू।